हाय। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है रियल एनालिसिस। तो देखो अब हम यूनिट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 3 में देखो डिस्कस करने से पहले हमको देखो ये पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या डिस्कस करना है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले देखो ये अनसॉल्व मैंने आपको इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या हमको डिस्कस करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है, तो व्हाट इज़ द डिमांड फॉर एग्ज़ाम, तो उसी हिसाब से हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये आपका लास्ट ईयर का एग्ज़ाम का पेपर है। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ डिस्कस करो, रायमन इंटीग्रल आपका यूनिट 3 आपको पता होगा। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका थ्योरम रहता है। जैसे मैंने यूनिट 4 में आपसे बोला था कि थ्योरम के साथ क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन उसमें याद देखने को मिलते हैं यूनिट 4 में। तो पर लेकिन यूनिट 3 में ऐसा नहीं है आपका। तो यूनिट 3 में क्या है, सिंपली देखो फर्स्ट आपकी थ्योरम पूछी गई है ना, ये डिफाइन करने के लिए पूछा है उसने अपर एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन, और उस पर फिर एक इसने उसकी थ्योरम प्रूव करवा ली है। तो आपको चारों के चारों क्वेश्चन दिख रहे होंगे, सभी की सभी थ्योरम है, एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, तो सिंपली आपको ही दिख रहा होगा क्योंकि अब देखो ये तो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था, और भी हम एग्ज़ाम के लिए देख लेते हैं। क्योंकि देखो अगर आप ये कह रहे हो कि क्योंकि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हमको चीज़ें कैसे डिस्कस करनी है, उससे फिर ईजी हो जाती हैं चीज़ें, फिर उसी हिसाब से मान लो एकदम स्मूथली हमको पता रहता है कि किस पर हमको किस चीज़ पर ज़्यादा टारगेट करना है, किस पर नहीं करना है। तो इसलिए मैं पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो हम इस यूनिट को आपके 5 से 6 लेक्चर में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 5 से 6 लेक्चर में आपका ये कम्प्लीटली हो जाए, उसी हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम देते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर रहें। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से आपकी चीज़ें बता देता हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाया, देखो यूनिट पूछा था ओवरऑली, और यूनिट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं अपने तरफ से आपको एकदम इम्पोर्टेंट डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हम सारी ही थ्योरम डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक, तो देखो ये आपका थ्योरम है, तो आपको दिख रहे होंगे, देखो चारों के चारों ये थ्योरम ही पूछे गए, और में है हमको दो करना है, इसमें से इसमें से इसमें से। तो डिपेंड करता है, अगर आप इस यूनिट में से थ्योरम तैयार करते हो तो आपका ओवरऑल 100% आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो 10 नंबर यहाँ से आप कंप्लीटली बना सकते हो थ्योरम से। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है थ्योरम से। तो देखो ये 22-23 का पेपर था, फिर आपका बीच में कोरोना था तो वो नहीं था उसमें। यहाँ आप एक बार देखो, ये आपका 19 का पेपर है, आपको दिख रहा होगा। देखो 19 के पेपर में एक बार फिर चेक करो, यहाँ से स्टेप फंक्शन को से रिलेटेड आपकी थ्योरम पूछ ली गई है। प्रूव दैट एवरी स्टेप फंक्शन इज बाउंडेड एंड रायमन इंटीग्रल और चलाई हुई है। ठीक है, तो देखो ये भी आपका देखो थ्योरम है, ये भी थ्योरम पूछी गई है। तो क्वेश्चन आपको देखो बहुत कम देखने को मिलेगा, और 18 में मैं एक बार और दिखा देता हूँ जिससे चीज़ें और क्लियर रहें। ठीक है, देखो तो मतलब आपको देखो थ्योरम ही दिख रही हैं, मतलब थ्योरम पूछ रहा है सीधा, वो क्वेश्चन नहीं दे रहा जैसे इस टाइप से आपको यूनिट 4 में देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं रहती हैं। जैसे मान लो आप यूनिट 3 में चलोगे, यहाँ पर 2017 का पेपर है, इसमें देख लो एक बार। देखो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ये थ्योरम है, बस यहाँ पर एक देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा आपको, तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन और मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। जैसे मान लो 5 से 6 क्वेश्चन हम कर लेंगे, वैसे पूछता भी बहुत कम है। अब देखो इसमें पूछ भी लिया, क्या फ़र्क पड़ता है हमको, तो अगर आप थ्योरम तैयार करके जाओगे तो इसको क्वेश्चन को कर लो और वाले को छोड़ दो सिंपली। तो जहाँ भी आप देखोगे ना, जो भी पेपर का आप देखोगे, आपको कंपल क्लियरली दिखेगा कि देखो आपको थ्योरम ही दिखेंगी, क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो क्यों हम क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करें। तो सिंपली हम थ्योरम की ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें डिस्कस करवाऊँगा आपको कि ये आपको बेसिक आपके लिए ये ज़रूरी है, और उसी से हम रिलेटेड फिर थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो देखो यूनिट 3 आपका है रायमन इंटीग्रल। तो देखो रायमन इंटीग्रल में क्या होता है, सिंपली समझो पहले। ये जो आपकी रायमन इंटीग्रल थ्योरम, ये आपकी यूनिट 3 है, इसमें देखो करना क्या है हमको। देखो वैसे तो इसमें लिख भी दिया है कि इन दिस चैप्टर वी शैल इंटीग्रेट द फंक्शन विच आर नॉट कंटिन्यूअस। मान लो जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते हैं उनका हमको इसमें इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे मान लो आपको पता है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ, जैसे आपने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा होगा 12th में, तो वहाँ पर भी तो आप
एरिया निकालते थे, ठीक है। पर लेकिन वहाँ पर आप जैसे मान लो वहाँ पर हम कोई भी फंक्शन लेते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ, मान लो इस टाइप से कोई फंक्शन है, ठीक है। अब मान लो इस फंक्शन का आपको एरिया निकालना है, तो आप इस फंक्शन का एरिया नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ नॉट, ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो अगर सिंपली देखो एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे मैं कोई फंक्शन हो, जैसे मान लो एक्स इजिकल टू ए मान लूँ, और ये मान लो ये इसका एंड पॉइंट मान लो एक्स इजिकल टू बी, ठीक है। थोड़ा सा समझ लो इसको। जैसे मान लो इसका मुझको एरिया निकालना है, ठीक है, इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम रायमन इंटीग्रल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो तो हम जब डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस यही सिंपली होता है कि मान लो जो आपका ये एरिया हम इसको छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पार्टीशन वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है, ठीक है। तो पार्टीशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है, जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने, एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स अपॉन एक्स है, तो आपको पता है ये जो फंक्शन है आपका, ये एक्स इजकल टू जीरो पर क्या होगा, ये क्या होगा, एक्स इजकल टू जीरो पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन हम देते हैं कि एक्स यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, अगर इसको कंटिन्यूस होना है तो आपका एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रहती है। तो अगर आप ज़ीरो लोगे तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसका अगर मुझको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हम इस यूनिट में सीखने वाले हैं कैसे क्या। तो रायमन एक आपके मैथमेटिशियन थे, यही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया बन गया होगा क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब चलते हैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपने इसके बारे में जाना होगा, आप जानते भी होंगे पहले से। थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की पहले मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक। तो देखो ये आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है, आप समझो ध्यान से। जैसे मान लो ये क्या कहता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, जैसे मान लो आपका एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। तो जो मॉड एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो लार्जेस्ट इंटीजर, जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो लेस देन इक्वल टू एक्स ही होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो मॉड एक्स के अंदर जो भी ग्रेटर इंटीजर जो फंक्शन है उसके अंदर जो भी वैल्यू आप ले रहे हो, जैसे मान लो जैसे एक्स आपने ले लिया 2, तो ये कह रहा है ये इसका जो लार्जेस्ट अपना इंटीजर जो होगा वो 2 होगा, या 2 से छोटा भी हो सकता है, पर लेकिन इस 2 से बड़ा नहीं होगा। जो भी आप एक्स ले रहे हो उससे बड़ा नहीं हो सकता है, या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा होगा। अब आप बोलोगे कि उससे छोटा कैसे हो सकता है, देखो बराबर तो ये हो गया, छोटा कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है अगर मान लो मैं 1.66 ले लूँ, ठीक है। तो इस केस में आपको पता है क्या आएगा, इस केस में 1 आएगा, ठीक है। इस केस में 2 है, तो मतलब यहाँ पर देखो ये इससे छोटा है, ठीक। आपको दिख रहा होगा ये एक्स से छोटा हो सकता है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू निकल सकती है, ठीक। तो ये कैसे होती है ये आप समझो ध्यान से, नोट में समझो ध्यान से क्या है। नोट लिखा है देखो मैंने, एक्स इज एन इंटीजर, मान लो एक्स को इंटीजर हो, जैसे एग्जांपल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैंने जैसे GIF के अंदर मान लो 2 लिया है ये, तो ये क्या एक इंटीजर है आपका। तो देखो इंटीजर के केस में जो भी मान लो इंटीजर होगा, अगर उसके अंदर कोई भी हम इंटीजर लेंगे उसकी वैल्यू सेम एज इट इज वो बाहर निकलेगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 लेता मैं, तो इसकी वैल्यू 3 निकलती है आपकी, ठीक। तो आप समझ रहे होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में आपका सेम बाहर निकलेगा। जैसे अगर ग्रेटर एक्स है तो एक्स ही आएगा। अगर मान लो दूसरा केस क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी, जैसे अगर मान लो दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी ये इंटीजर ना हो, क्योंकि इंटीजर होगा तो सेम वैल्यू बाहर निकलेगी इंटीजर में, ठीक है। पर लेकिन अगर इंटीजर ना हो, ठीक, तो इंटीजर नहीं होगा उस केस में देखो एक्स लाइज बिटवीन एंड प्लस 1। अब इसको समझो, जैसे मान लो ये ऐसे मान लो मैं एक्स है, ठीक है, ये आपका एन है और ये n+1 है। मतलब मैंने मान लिया जो एक्स जो है वैल्यू, एक्स इज़ नॉट इंटीजर, एक्स कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है, इस केस में। तो मैंने मान लिया एन और n+1 क्या है, ये एक इंटीजर हैं आपके, ठीक है। एन लाई बिटवीन द इंटीजर लिख दो इसमें। मान लो ये एन और n+1 क्या आपके इंटीजर हैं, ठीक है। तो एक्स कोई वैल्यू है वो इंटीजर, इन दोनों इंटीजर के बीच में लाई कर रहे हैं। मान लो कुछ भी हो, जैसे मान लो 3 लोगे तो 3 और 4 के बीच में लाई कर रही हो, या एन की वैल्यू 2 ले लोगे 2 और 3 के बीच में हो, तो उस केस में वैल्यू क्या होती है हमेशा, उस केस में जो भी इस इंटीजर की जो वैल्यू निकलती है वो आपकी निकलती है। देखो इसका देन लगा के यहाँ लिखना नीचे, इसके इस एग्जाम्पल को नीचे लिखना, इसके नीचे ये वाला लिखना देन। जो आप मॉड एक्स लोगे किस केस के लिए, सेकंड केस के लिए, उस केस के लिए जो वैल्यू आएगी वो एन आएगी। मतलब समझे इसका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो आप एक्स की वैल्यू ले लो
2। ये नंबर लाइन की बात हो रही है। जैसे नंबर लाइन पर हम लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं हम? लेफ्ट हैंड वाली। जैसे मान लो 2.99 हो। अब आपसे पूछे कि ये आपका इंटीजर तो नहीं है, ठीक है, पर लेकिन अब मैं आपसे पूछूं ये कौन कौन से इंटीजर के बीच में लाई करेगा, तो ये आप कहोगे कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। आपको पता होगा ये क्लोज इंटरवल होता है, आपको इतना तो पता होगा क्लोज इंटरवल का मीनिंग। क्लोज इंटरवल का मीनिंग ये होता है कि ये इस इंटरवल के अंदर हम कोई वैल्यू अगर लें तो 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, इसके बीच में भी ले सकते हैं। क्लोज का मतलब, ओपन का मतलब होता है जैसे ओपन इंटरवल है ये आपका, इसके अंदर मतलब हम 2 और 3 को इसमें नहीं ले सकते, पर लेकिन इसके बिटवीन की वैल्यू हम बिटवीन की वैल्यू इसकी बिलोंग करती हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि 2 और 3 की वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, ठीक। अब समझो मैं जो समझा रहा था, जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा आपका एक्स यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एन और n+1 कोई इंटीजर है, तो यहाँ से आप वैल्यू हमेशा लेफ्ट वाली लोगे। जैसे यहाँ पर लेफ्ट वाली वैल्यू क्या आएगी? 2। तो इस इंटीजर से जो वैल्यू बाहर निकलेगी कितनी निकलेगी? 2, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी ले लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप ले लो माइनस में, जैसे माइनस में अगर मैं ले लूँ कुछ भी यहाँ माइनस में 2.3 ले लूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मान लो माइनस की 2.3 ले ली, तो उस केस में पहला तो इसके कौन कौन से इंटीजर के बीच में आएगी ये वैल्यू, वो यहाँ से पता कर लो। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो इंटीजर आएगी वो -3 और -2 के बीच में आएगी। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखनी है आपके नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन में 0, -1, -2, -3, -4 इस टाइप से चलता है। तो -2 इज़ ग्रेटर देन -3, आपको पता होगा कि -2 बड़ा होता है -3 से, ठीक। तो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में है। तो अब आपको यहाँ पर वैल्यू लेनी है कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी ग्रेटर इंटीजर से बाहर, तो सिंपली लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू लेंगे। तो लेफ्ट हैंड क्या है? -3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -3, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक्स को मैंने एन क्यों लिया था, क्योंकि एन लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यही लेते हैं। तो एग्जाम्पल तो मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं, मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका होता है ग्रेटर इंटीजर, जो काम आएगा स्टेप फंक्शन वगैरह में, तो इसलिए मैं आपको बता दिया थोड़ा सा इसका, ठीक है। ये चीज़ें कैसे काम करती हैं आपका ये, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में, आप नोट करके लिख सकते हो। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे यहाँ पर लिखो कंसीडर, जैसे मान लो कंसीडर f(x) बराबर, ये ले लिया मैंने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है। वेयर जो ये है आपका इज द लार्जेस्ट देन सो दैट, इसको एग्जांपल नोट मत लिखो, इसको एग्जांपल लिख लो, ठीक है। एग्जांपल के फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। f(x) सो दैट हमको ये शो करना है कि जो f(x) है, इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ। कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन आर देखो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, देखो हम ये प्रूव करने वाले हैं। जैसे f(x) मैंने ये ले लिया GIF के अंदर x है, ठीक है। और आपको पता है इसका जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा लेस देन इक्वल टू x होगा, इसकी डेफिनेशन से मैंने मान लो लिख दी यहाँ पर। तब हमको देखो ये दिखाना है कि जो f(x) दिया वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इंटरवल r दिया हमको, तो आपके जितने भी पॉइंट है मान लो r में, आपके सभी पॉइंटों के लिए कंटिन्यूस होगा, पर लेकिन बस ये कंडीशन है इसकी, एक्सेप्ट एट द इंटीग्रल पॉइंट। मान लो जो भी इसके इंटीजर पे वैल्यू लोगे ना, इंटीजर, ये सभी इंटीजर के लिए आपका ये डिसकंटिन्यूस होगा। अगर इंटीजर को छोड़ करके आप किसी वैल्यू पर इसको चेक करोगे, ये फंक्शन आपका मॉड एक्स जो ये सॉरी मॉड बोल रहा हूँ मैं, GIF जो है ना ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर जो एक्स है ये कंटिन्यूस होगा। तो आपको यही मैं नोट बता रहा था कि जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होंगे ना, जो आपका ये GIF है वो सभी इंटीग्रल पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूस होता है। तो नोट करके दिमाग में आपको रखना है ये छाप के। क्वेश्चन में चलो मैं करवा देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं चेक दिखा देता हूँ। देखो जैसे केस नंबर 1, क्योंकि 2 केस लेंगे, एक तो हम नॉन इंटीग्रल वाला पॉइंट ले लेते हैं जिसमें, और एक इंटीजर पे ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो लेट x = a बी एन इंटीजर, ठीक है। तो पहले मैं इंटीजर पर चेक कर लेता हूँ वैल्यू। जैसे मान लो a आपका इंटीजर है, तो एक चीज़ देखो ध्यान से, जैसे a कोई इंटीजर हो गया।
अब आपको पता है लिमिट कैसे चेक करते हैं हम इसके, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, मतलब इसका नियरेस्ट पॉइंट, वैसे मैं दूर दिखा रहा हूँ पर लेकिन नियरेस्ट पॉइंट हम चेक करते हैं ए माइनस एच। हम चेक करते हैं कि देखो, अब देखो एक्स इजकल टू ए पर तो ये, अब मान लो ऐसा हो सकता है ना कि इस पॉइंट पर मान लो ये आपका फंक्शन फेल हो जाए, हाँ ठीक है, उस पॉइंट पर वैल्यू ना दे, पर लेकिन अगर हम इसके पास का नियरेस्ट हम देखते हैं कि नियरेस्ट पर इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो उससे हम चेक करते हैं कि अगर इसके नियरेस्ट जो भी इसका बिहेवियर होगा, ठीक है, वही इस फंक्शन का बिहेवियर होगा। फिर हम चेक करते हैं कि लेफ्ट में ए माइनस एच चेक कर लेते हैं और फिर राइट में चेक कर लेते हैं इसके नियरेस्ट, क्योंकि आपको पता है एच टेंड करता है जीरो को, तो एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो ये इन दो पॉइंट के बीच में होगा। और फिर देखो मैं दो इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है, तो ए प्लस वन होगा एक इंटीजर, एक ए माइनस वन होगा। जैसे ए की वैल्यू आपने टू ले ली तो टू माइनस वन वन हो जाएगा और टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो टू इंटीजर है वन और थ्री के बीच में है, तो ठीक है। और ए प्लस माइनस और ए प्लस एच ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये तो बस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए इसके नियरेस्ट पॉइंट हमने लिए हैं, ठीक। लेकिन ये दोनों इंटीजर हैं आपके, ठीक। तो समझो पहला, जैसे एल एच एल निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसकी, तो क्या होगी लिमिट एच टेंड टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहा हूँ मैं एट एक्स इजिकल टू ए पर, ठीक है। तो लिमिट टेंड टू जीरो एफ ऑफ क्या होगी पहली लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस एच होगी, एफ ऑफ ए माइनस एच रखो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये हो गया आपका एफ ऑफ ए माइनस एच ये। अब ध्यान से समझो फंक्शन क्या है, ग्रेटर इंटीजर ए माइनस एच, वैल्यू रख दी, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है ग्रेटर इंटीजर के अंदर ए माइनस एच, ठीक। अब ध्यान से समझो इसकी वैल्यू बस समझना है आपको क्या आएगी इसकी वैल्यू। अगर देखो एच कर रहा है टेंड कर रहा है जीरो को, तो ए में से आप कुछ भी माइनस करो, देखो एच टेंड कर रहा है जीरो को, देखो जीरो तो नहीं है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हो सकती है कि 0.00009, ऐसा हो सकता है ना, यानी वेरी वेरी स्मॉल क्वान्टिटी होगी ये। पर लेकिन आपको पता है कि एक इंटीजर है और इंटीजर में से जितनी छोटी से छोटी हम इसमें से क्वांटिटी को माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा नॉन इंटीजर बन जाएगा, ठीक है, नॉन इंटीजर बन जाएगा। तो जब भी कोई भी वैल्यू हम इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू ए माइनस वन और ए के बीच में ही लाई करेगी, इसके बीच में वैल्यू लाई करेगी जब इसको और इसके बीच में, क्योंकि जब इसमें से कुछ माइनस होगा तो मतलब इससे छोटी कोई वैल्यू होगी, तो ये इस और इसके बीच में लाई करेगी इन दोनों इंटीजर के बीच में। जब वैल्यू इन दोनों इंटीजर के बीच में लाई करेगी तो कौन सी वैल्यू लेंगे लेफ्ट वाली, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए माइनस वन, समझ गए ना। अब यहाँ से सेकंड निकालो आर एच एल किस पे है एट एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है। तो लिमिट दिख तो रहा है ना आपको, एक मिनट मैंने फोकस नहीं किया इधर, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वैल्यू रख दो, फंक्शन क्या है आपका इंटीजर है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ए प्लस एच। अब देखो आप इसमें कुछ भी ऐड करो, जैसे मान लो जीरो जे एच करो, इसको ऐड करोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू ए और ए प्लस वन के बीच में आएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला लोगे तो लेफ्ट क्या है ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी ए। अब देखो एल एच एल ये है, आर एच एल ये है, तो दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो आपकी एल एच एल नॉट डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो इस केस में आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपको पता है फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया था, जब कोई हम इंटीजर लेते हैं तो जी आई एफ क्या होता है आपका डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया, मैं इतना कुछ इसमें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस बेसिकली आपको काम आएगा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। ये तो यही है। अब देखो ध्यान से समझो, अब जैसे अगर देखो नॉन इंटीजर में कोई ले लूँगा तो आप वहाँ से चलो उसको भी चेक करके दिखाई देता हूँ आपका केस नंबर सेकंड के लिए, ठीक है। तो देखो केस नंबर सेकंड है आपका, जब मान लो जैसे मैं एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ले लूँ, ठीक है, और ये एक्स नॉट क्या है आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इसको नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर लिख दे रहा हूँ। मान लो ये एक्स नॉट ले लिया हमने, ये कोई इंटीजर नहीं है आपका, ठीक है, तो एक्स नॉट पर हम चेक करने वाले हैं फंक्शन को। जैसे मान लो एक्स नॉट हो गया, इसका इंटीजर ले लेते हैं, जैसे एन और एन प्लस में मैंने इंटीजर ले लिया, ठीक है। तो अब इसकी एल एच एल निकाल लो एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर, निकालो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, मतलब एक्स नॉट ले लूँ ना सीधा, क्योंकि यहाँ पर एक्स नॉट ही तो है ना ए की जगह पर, तो एक्स नॉट माइनस एच लिख देता हूँ मैं सीधा, ठीक है। तो एक्स नॉट माइनस एच है, अब यहाँ पर रखो वैल्यू फंक्शन में, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जी आई एफ ये फंक्शन आ जाएगा, ग्रेटर एन डी फंक्शन ये हो जाएगा एक्स माइनस एच, ठीक।
अब ध्यान से समझो, इसकी वैल्यू समझो क्या आएगी। तो देखो एक्स नॉट माइनस एच होगा, वो इधर ही तो होगा ना, एक्स नॉट माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट है आपकी एक्स नॉट प्लस एच होगी। तो मतलब एक्स नॉट माइनस एच किस किस के बीच में है, एन और एन प्लस वन के बीच में है। इंटीजर पूछ रहा हूँ, इंटीजर तो इन दोनों के बीच में ही ना, ये इंटीजर नहीं है, पहले लिख दिया मैंने। तो मतलब अब दोनों में से ये एक्स नॉट माइनस एच कौन सी वैल्यू है, लेफ्ट वाली क्या है, एन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आर एच चल लो एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो आर एच चल लोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा आपका एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा। यहाँ से आप लिमिट रखोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा आपका एक्स नॉट प्लस एच। ठीक, यहाँ वैल्यू समझो। अब यहाँ भी देखो आप एक्स नॉट प्लस एच इन दोनों इंटीजर के बीच में आएगी वैल्यू, तो इन दोनों इंटीजर की में लेफ्ट वाली लोगे, इसमें भी लेफ्ट हो जाएगा एन। अब वैल्यू चेक कर लो तो फंक्शन पर क्या वैल्यू आएगी तीसरे थर्ड केस में। ठीक है, तो वैल्यू एट एक्स इजकल टू एक्स नॉट। ठीक है, वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या आपका ग्रेटर इंटीजर है ये जी एक्स, तो क्या है एक्स नॉट पर चेक कर रहे हो। अब सिंपली आपको पता है, अब एक्स नॉट पे तो वैल्यू एक्स नॉट ही आएगी इस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में। ठीक है, क्या है, सॉरी एक्स नॉट पर एक्स क्यों आएगी, एक्स नॉट पर क्या आएगी, एन आएगी, क्योंकि आपको मैंने भी बताया था कि एक्स नॉट जिस इंटीजर के बीच में होगा लेफ्ट वाली वैल्यू आएगा, तो ये भी एन आएगी। तो देखो तीनों केस में सेम है आपका एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू फंक्शन पर जो भी वैल्यू है, तो मतलब यहाँ पर आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि पॉइंट पर भी वैल्यू सेम ही आ रही है। तो यहाँ पर देख लो, जब हमने कोई इंटीजर नहीं लिया था तो ये देख लो आपका जो जी आई एफ है ये कंटिन्यूस था, पर लेकिन इंटीजर वाले केस में नहीं था, तो ये रिमार्क करके आपको लिख लेना है। ठीक है, बहुत काम आएगा आपका ये। ठीक, ये अब चलते हैं, देखो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका पार्टीशन स्टेप फंक्शन को समझने के लिए, क्योंकि आपका पहला ही टॉपिक होगा यूनिट का स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो क्योंकि स्टेप फंक्शन पर ही थ्योरम है बहुत सारी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझेंगे स्टेप फंक्शन, उससे पहले आता है पार्टीशन, क्यों पार्टीशन का काम आएगा आपका। ठीक है, अब समझो पार्टीशन क्या होता है। देखो पार्टीशन शब्द ही समझ में आ रहा होगा आपको, वर्ड ही समझ पा रहे हैं। पार्टीशन मतलब डिवाइड करना, बांटना चीज़ों को, फ्रेगमेंट, जैसे मान लो हम छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को तोड़ दें। ठीक है, तो वही पार्टीशन होगा आपका। तो जैसे अगर मान लो, इसका डेफिनेशन पहले समझो, जैसे मान लो ए पार्टीशन पी, देखो पार्टीशन को पी से दिखाते हैं क्योंकि जनरली पी आ रहा है ना इसमें, तो पार्टीशन स्टार्टिंग हो रहा है पी से, तो ये पार्टीशन पी ऑफ इंटरवल ए बी। ठीक है, इंटरवल ए बी आपका पार्टीशन पी इज द फाइनाइट ऑर्डर सेट। देखो सिंपली समझो, फाइनाइट ऑर्डर सेट का मतलब बहुत सारे आप यहाँ से पार्टीशन बना सकते हो, किसी भी इंटरवल को बहुत सारे पार्टीशन में ब्रेक कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई पार्टीशन में ब्रेक कर दूँ, चलो अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले समझाता हूँ। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या कह रही डेफिनेशन, देखो ये आपका होगा इज द फाइनाइट ऑर्डर सेट होगा आपका, फाइनाइट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, टर्म होंगे उसमें, फाइनाइट नंबर ऑफ आपके एलिमेंट होंगे। तो फाइनाइट ऑर्डर सेट होगा आपका पी, जैसे कैसे दिखाएंगे इसको, जैसे मान लो एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, जैसे मैंने कुछ नहीं किया, देखो जैसे मान लो इंटरवल ए भी था आपका, जैसे मान लो ये ए है, ये आपका बी है। ठीक है, अब इस इंटरवल को मुझे क्या करना है, इसको मैं इसका मुझको पार्टीशन करना है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टीशन में मुझको इसको डिवाइड कर देना है। ठीक, जैसे मान लो मैंने इसका डिवाइड किया, जैसे मान लो इसको मैंने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स इस डॉट 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 एक्स एन तक, जैसे मान लो एक्स एन वो बी है और आपका एक्स नोट जो मैंने मान लिया इनिशियल जो है ना, पहले पार्टीशन को मैंने ए नाम दे दिया, क्योंकि इंटरवल है ना, तो इसको मैंने ए को एक्स नोट नाम दे दिया, बी को एक्स एन दे दिया, और इसके बीच में जितने पार्टीशन मैंने किए थे क्या थे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर डॉट डॉट एक्स एन माइनस वन तक। ठीक है, तो इतने सारे पार्टीशन हमने इसको पार्टीशन ब्रेक कर दिया। ठीक, तो अब देखो इसको हम बहुत सारे पार्टीशन में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो जैसे एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मान लो मैंने इंटरवल ले लिया 0 1 2 ले लिया। अब देखो इसका अगर मुझको पार्टीशन करना है तो मैं कैसे करूँगा, देखो 0 ये हो गया आपका 2। ठीक है, अब मान लो इसका मैं पार्टीशन करता हूँ 0 1 2, जैसे मान लो इसका मैं 1 ले लिया, ऐसा कर सकता हूँ मैं, देखो 0। अब मान लो इसका पार्टीशन मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, 1/2 1, फिर मैं इसको 3/2 में कर सकता हूँ, फिर 2 हो गया। तो मतलब हम बहुत सारे पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको बहुत सारे पार्टीशन आप बना सकते हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है, वो फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट ऑर्डर सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म उसमें रख दें। तो फाइनाइट ऑर्डर सेट होना चाहिए आपका पार्टीशन में। ठीक है, तो बस यही है कि आपको उसको हमको पार्टीशन कर देना है उसको। ठीक है, पार्टों में ब्रेक कर देना है। जहाँ पर देखो ये कंडीशन और आपकी रहती है कि आपको इस टाइप से ब्रेक कर देना है कि एक्स नॉट इज लेस देन एक्स वन, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, और एक्स टू लेस देन एक्स थ्री डॉट 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 लेस देन एक्स एन। समझ गए होंगे आप।
ठीक है। जैसे आपका x0 x1 से छोटा हो, x1 x2 से छोटा हो, इस टाइप से हम उसका पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये पार्टीशन की डेफिनेशन है, सिंपली आपको समझ में भी आ रही होगी। जैसे मैं देखो इसका एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है, इसको समझेंगे। पहले समझो व्हाट इज सब इंटरवल। सब इंटरवल क्या होता है? तो देखो सब इंटरवल होता है आपका, जैसे मान लो पार्टीशन हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इसको कई सारे इंटरवल में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो अब देखो इसको कई सारे इसके इंटरवल बन गए। जैसे पहले सबसे बड़ा इंटरवल क्या था? ए बी। अब देखो बहुत सारे इंटरवल है हमारे पास, जैसे मान लो x0 x1, अब x1 से x2, x2 से x3, अब यहाँ पर देखो xn-1 से xn। तो इसको जो ये मैंने जो इंटरवल था इस उसी जो भी इंटरवल था ना हमारे पास, उस इंटरवल के पार्टीशन के जो भी मैंने सब इंटरवल निकाले उसी को हम बोलते हैं सब इंटरवल, ठीक है। क्या सिंपली इंटरवल था हमारा, इंटरवल के हमने पार्टीशन किए, तो पार्टीशन में जो भी इंटरवल बनते हैं उसी को बोलते हैं हम सब इंटरवल। क्योंकि देखो ये हमारा पूरा इंटरवल था आपका ए से बी, अब इसमें मैंने पार्टीशन किया x1 x2 x3 x4, जैसे बीच में x के आ सकता है, फिर मैंने x के +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप पे पार्टीशन मान लो कर दिया हमने। तो इसके अंदर जितना भी मान लो हमने पार्टीशन किया ना, उसके अंदर जो इंटरवल बन रहा है अब, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सब इंटरवल। जैसे मान लो x0 x1 हो गया, ये एक इंटरवल बन गया। जैसे x1 x2 एक इंटरवल, x2 x3, तो इनको बोलते हैं हम सब इंटरवल। क्या बोलते हैं? सब इंटरवल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो सब इंटरवल को हम डेल्टा एक्स आई से दिखाते हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स आई। और आपको पता है आई सिंपली बिलोंग करेगा आपको ये 1 2 3 4 5 इस टाइप से मान लो चलता जाएगा आपका। क्यों? कुछ नहीं है, बस जब जैसे मान लो आई को ले लो आप, 2 ले लो, तो यहाँ से जब आप निकालोगे डेल्टा x2, तो देखो क्या आएगा, यहाँ रखोगे आगे वैल्यू 2, तो x2 माइनस 2 में से बन जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से आप डेल्टा एक्स 1 ले लेता हूँ, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, मतलब x 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 में से बन जाएगा 0, मतलब x0 आ जाएगा। तो डेल्टा x1 क्या आ जाएगा हमारा? x1 माइनस x0 आ जाएगा। तो ये जो हम निकालते हैं डेल्टा x2 डेल्टा x1, ये सिंपली पता है क्या है? ये आपकी लेंथ है, जो सब इंटरवल है ना इसकी लेंथ है ये। तो जब भी मान लो सब, हाँ लेंथ की बात करेंगे हम, ठीक है, सब इंटरवल की, तो सब इंटरवल की जो लेंथ है, ठीक है, ये इसको किससे डिनोट करते हैं हम? डेल्टा एक्स आई इजकल टू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, ठीक है। और आई आपका 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपका, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाएगा? सिंपली आपको ध्यान रखना है, यही हमारी जो सब इंटरवल है इसकी लेंथ है। तो उस लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एक्स इजकल टू एक्स आई माइनस 1, ठीक है। वैल्यू रखो साहब, आपको सारी वैल्यू निकलती चली जाएंगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सब क्लियर हो जाएगा इसमें, देखो ध्यान से। जैसे देखो कंसीडर एन इंटरवल, जिसमें मैंने इंटरवल ले लिया 0 5, ठीक है। अब मुझको देखो इसका पार्टीशन करना है पहले, तो मैंने देखो इसको पार्टीशन कर दिया मैंने इसका 0 1 1 से 3/2, आपको दिख रहा होगा 0 से 1, फिर 1 से मैंने 3/2, फिर 3/2 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से मैंने 5, ठीक है। बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं, मान लो मैंने ये पार्टीशन इसका कर दिया, ठीक। अब जैसे मान लो इसका नाम दे दिया x0 x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। अब देखो सिंपली यहाँ पर देखो x0 से x1 इसको बोलेंगे हम इंटरवल, सब इंटरवल 1, x1 से x2 इसको सब इंटरवल 2, ये x2 से x3 ये सब इंटरवल 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जिसको मैंने I1 I2 I3 I4 से नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या आपके सब इंटरवल है। जब आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इजिकल टू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। तो यहाँ पर अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर निकाला, तो इसको हमको एल, देखो एल आई से भी दिखा देते हैं। जैसे एल आई 1 मतलब पहले इंटरवल की लेंथ, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटरवल, सब इंटरवल है जो ना उसकी लेंथ ये। तो जैसे आई 1 को भी दिखा, देखो जो फर्स्ट इंटरवल है आपका 0 1 हो गया, I2 1 से 3/2, ठीक है, 3/2 से, तो ये इंटरवल में दिखा दिया है। यहाँ से इसकी लेंथ निकाल ली है, जैसे लेंथ के लिए जो सिंपली जैसे डेल्टा x1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 में से 1 0, तो x1 माइनस x0। तो यहाँ पर आपको पता है x1 क्या आपका 1 1 में से 0 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। फिर जैसे डेल्टा x2 निकालो x2 माइनस x1, 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये वैल्यू आपको निकाल लेनी है, आप समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो पार्टीशन का मतलब समझेंगे आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, फाइनाइट ऑर्डर सेट में इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। पार्टीशन कर देना, इंटरवल को छोटे छोटे पार्टों में पार्ट कर दे, आपको पार्टीशन उसका कर देना है, ठीक। तो क्या कंडीशन भी याद रखनी है कि ए और बी के बीच के होने चाहिए टर्म, ये नहीं हो सकता कि इंटरवल ए और बी से आप बाहर ले जाए, नहीं, बस इंटरवल में होनी चाहिए, ठीक।
ये तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, तो अब चलते हैं हम स्टेप फंक्शन पर। ठीक है, तो स्टेप फंक्शन क्या मैंने डेफिनेशन लिखा है, तो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो समझो स्टेप फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टेप फंक्शन हम बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत इस पे थ्योरम है आपकी, 2-3 थ्योरम है। ठीक है, तो स्टेप फंक्शन डिफाइन करने के लिए भी पूछा गया था, तो शायद मैंने अभी दिखाया भी था 2016 में कब पूछा गया था आपका। ठीक है, तो स्टेप फंक्शन डिफाइन करने के लिए कहे तो आपको क्या करना है, इसमें पार्टीशन की डेफिनेशन लिखनी है पहले तो। जैसे मान लो आपका एफ है, देखो आपको नया वर्ड मिला होगा ये ई प्राइम। ठीक है, तो ई प्राइम इज नथिंग, ई प्राइम बस हम जनरली कॉमनली हम यूज़ करते हैं आपका रियल नंबर को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो ये ई प्राइम लिखो या आर लिखो, बात एक ही है। ठीक, तो बी ए गिवन फंक्शन, आपके पास कोई फंक्शन है तो लेट, फिर सेम पार्टीशन डेफिनेशन, मान लो आपने पार्टीशन किया इसका, जो भी इंटरवल आपके पास दिया है, जैसे एक्स नॉट आपका ए हो गया और x1 x2 xk xn हो गया आपका b, तो आपने इसका पार्टीशन किया। ठीक है, बी ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, जहाँ पर ए एक्स नॉट है बी एक्स नाइन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो मैंने पार्टीशन की डेफिनेशन से लिख दिया। जैसे हमने ये लिख दिया कि एक्स नॉट आपका ए है और इसके पार्टीशन है आपके x1 ये इतने यहाँ तक x n-1 तक और b, ठीक है, xn की वैल्यू आपकी। तो इस सच दैट ये इस टाइप से होगा, तो बाई द डेफिनेशन ऑफ, कुछ नहीं किया बस पार्टीशन की डेफिनेशन लगवाई है। ठीक है, यहाँ तक पार्टीशन की डेफिनेशन लिख दी है सब, तो ए इक्वल टू एक्स नोट होगा, ये सारी वैल्यू आपके डिक्रीज सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। ठीक, तो तब हम देखो, अब समझो स्टेप फंक्शन क्या होगा, तो देन एफ एक्स इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। एफ एक्स को ये जो आपका फंक्शन है इसको हम स्टेप फंक्शन बोलेंगे। अगर देखो सबसे पहले क्या करना है कि मान लो आपके पास कोई इंटरवल है, ये इंटरवल है। ठीक है, अगर इस इंटरवल का आपने पार्टीशन किया, ठीक है, पार्टीशन किया, तब आप एफ एक्स को स्टेप फंक्शन बोलोगे। अगर मान लो एफ एक्स की वैल्यू सी के बराबर है, सी के, सी मैंने कोई मान लिया। ठीक है, जैसे मान लो सी जो कोई कोई मान लो हमने वैल्यू ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो सी के बराबर हो, बस आपको समझना क्या है वो ध्यान से समझना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के माइनस वन और एक्स के, जैसे मैं मान लो मैंने यहाँ पर इस इंटरवल को ले लिया। ठीक है, ये जो सब इंटरवल है आपका, अगर इस सब इंटरवल में से कोई भी वैल्यू, अगर मैं एक्स को, एक्स बिलोंग कर रहा है आपका इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू के लिए, मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ, अगर वो सी के आती है, अब सी के का मतलब समझ रहे हो, जैसे एग्जांपल समझो पहले, जैसे अगर मैं फोर के इजकल टू वन ले लूँ, तो देखो एफ एक्स क्या आएगा आपका, ये सी वन के बराबर आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ क्या होगा, एक्स वन में से बन जाएगा जीरो, एक्स नॉट और ये हो जाएगा एक्स वन। मतलब आप देखो इंटरवल ले रहे हो एक्स नॉट और एक्स वन, इसकी बिटवीन कोई भी वैल्यू आप लो, एक्स को मान लो कोई वैल्यू एक्स नॉट और एक्स वन से बिलोंग कर रही है, तो इसकी वैल्यू आपकी इन दोनों इंटरवल की ही इंटरवल में से ही वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि मान लो आपने इन दोनों में से कोई वैल्यू ली और फंक्शन में पुट की और वो वैल्यू मान लो एक्स टू और एक्स की माइनस वन इंटरवल से बिलोंग कर रही है या इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस इंटरवल से वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो इसी पार्टीशन में पार्टीशन होनी चाहिए, उसी का पार्टीशन होना चाहिए। ठीक है, उसी पार्टीशन की वैल्यू होनी चाहिए। सिंपली जैसे मान लो इस पार्टीशन में जो भी वैल्यू होगी इस पार्टीशन की वही होनी चाहिए। जैसे मान लो आप के ले रहे हो, जैसे के इजकल टू टू ले लो, अभी आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब वीडियो खत्म होगा ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एफ एक्स मान लो सी टू आएगा, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा आपका किसको, इसको, जैसे टू में से बन जाएगा वन, तो एक्स वन एक्स टू। तो आपको दिख रहा होगा जो भी इंटरवल आप ले रहे हो उसी इंटरवल की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए आपको। जैसे सी टू, जैसे मान लो आप ये पहला इंटरवल की वैल्यू सी वन, सी टू मान लो, इसको सी थ्री मान लो, इसको सी फोर मान लो, इसको सी फाइव, इसको सी सिक्स, इसको सी सेवन। ठीक है, मान लो इस इंटरवल में वैल्यू सी वन आई, इसमें सी टू आई, इसमें सी थ्री, तो जब आपने एक्स नॉट एक्स वन लिया तो इसकी देखो इसी इंटरवल से वैल्यू आ रही है, एक्स वन एक्स टू ले रहे हो इसी इंटरवल की वैल्यू फाइंड हो रही है। ठीक है, तो ये स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन से हम समझते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा। तो ये डेफिनेशन एकदम माइंड में अच्छे से फिट कर लेना। ठीक है, दो डेफिनेशन इसमें कराऊंगा, दोनों अच्छे से तैयार कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कम से कम 3 थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना आप। ठीक है, दोनों अच्छे से करके आनी है आपको। तो आप समझो पहले एग्जांपल इसका, जैसे मान लो लेट एफ एक्स इजिकल टू, नेक्स्ट पेज में लेते हैं, जैसे मान लो लेट ये आपका दिया है, जैसे मान लो एफ एक्स इजिकल टू ये मोड के अंदर है एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब आपको पता है एक्स नॉट बिलोंग्स टू फाइव होना चाहिए क्योंकि उसके इसमें डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो एंटर इंटरवल -120।
ठीक है। तो इस इंटरवल में चेक करते हैं आपका लेट फंक्शन ये स्टेप फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो इस केस में पहले सिंपली चेक करते हैं हम। जैसे अब देखो आपको कैसे चेक करना है, तो इसके लिए देखो कुछ पॉइंट लिख लो कि आपको पार्टीशन कैसे करना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पार्टीशन फिर हमको नोट यहाँ मैं करके लिख दे रहा हूँ अभी। तो पार्टीशन लेना कौन सा है, ये ना बहुत सारे पार्टीशन होंगे, तो उसमें से कौन सा पार्टीशन आपको यूज़ करना है। तो देखो पार्टीशन हम वही यूज़ करेंगे जिस पर हमारा फंक्शन जो दिया होगा ना वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको उसी के पार्टीशन कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार जो भी आपको याद रहेगा। जैसे मान लो पार्टीशन आपको करना है, तो पार्टीशन ऑफ एफ एक्स डिफाइन करने के लिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो चलेगा, मैंने सिंपली देखो पार्टीशन को एफ एक्स को डिफाइन करने के लिए हम किसी फंक्शन की वो वैल्यू, मान लो वाई इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ फंक्शन ढूंढते हैं जिस वैल्यू पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, मतलब एक्स की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट को हम, ठीक है, पार्टीशन ऑफ डिफाइन करने के लिए वैल्यू को हम ढूंढते हैं। ठीक है, उसी वैल्यू को आपको लेना है जिस जिस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन दिया है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूस हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, इसी एग्जांपल के लिए समझो, पहले इसको बाद में करेंगे, होल्ड करना। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बीच में। जैसे मान लो मॉड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स है आपका, ये मैंने ले लिया। तो आपको पता है, जैसे अगर मैं ये आपने इस टाइप से देखा हो, जैसे मॉड एक्स अपॉन एक्स टाइप का देखा हो, तो आपको पता है इस फंक्शन की वैल्यू जो होती है या तो -1 होगी या 1 आती है। आपको पता है जब x इज़ लेस देन 0 तो उस केस में -1 आती है, और जब x इज़ ग्रेटर देन 0 उस केस में 1 आती है। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू। और आपको पता है x नॉट बिलोंग्स टू 0, एक ये भी कंडीशन होती है जिस पर ये डिसकंटिन्यूस होता है। अगर x को 0 ले लोगे तो ये इसकी वैल्यू ये आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो मतलब x इक्वल टू 0 पर तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। पर लेकिन आप x इज लेस देन लोगे तो 1 आए, -1 आएगी वैल्यू, और x ग्रेटर देन 0 लोगे तो 1 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लो इसका पार्टीशन हमको लिखना है, जैसे मान लो ये तो एग्जांपल हो गया ना इसका, इसमें पार्टीशन लिखना है, तो सिंपली हम कौन से पॉइंट पर लिखेंगे, जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसकी जो वैल्यू किस वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या रहेगी, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो -1 और 1 रहेगी। मतलब ये जो इसका जो इंटरवल होगा वो -1 और 1 होगा। मतलब इसकी वैल्यू या तो -1 हो सकती है या 1 हो सकती है या फिर 0 होगी जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे हम इसका पार्टीशन करेंगे। जैसे इसकी वैल्यू -1 और 1 पर होती है, ये हमको पता है कि -1 और 1 पर वैल्यू देता है हमेशा ये फंक्शन हमारा। तो -1 और 1 के बीच में पार्टीशन हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूस होगा, तो हमने 0 इसका पार्टीशन कर दिया। ठीक है, सेम एज इसको समझो। अब जैसे मान लो मैंने इसको लिया है, पहले लिख दिया है कि x नॉट बिलोंग्स टू 5। अब आपको पता है 5 पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, तो मतलब इसका पार्टीशन कैसे करेंगे हम, सिंपली जैसे अब आपको देखो, पहले तो हमको पता चला गया कि 5 पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, 5 को ले लिया हमने, और हमको इंटरवल दिया है -1 और 20। तो मतलब -1 और 20 के बीच में पार्टीशन आपको बस एक ही लिखना है। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा उसको ही लिखना है। ठीक है, तो मतलब अब देखो इसको मैं अलग से कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये समझो ध्यान से, ठीक है, ये काम आएगा आपका। तो x नॉट बिलोंग्स टू 5 इन द इंटरवल दे दें सीधा -1 20। ठीक है, तो इस इंटरवल में आपको पार्टीशन करना है। तो पार्टीशन कैसे करोगे, इसका पार्टीशन करोगे 5 पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, -1, क्योंकि ये आपका हो गया एक्स नॉट मान लो इसको, ये हो जाएगा आपका b। जैसे मान लो ये इक्वल टू एक्स नॉट हो गया, ये b इक्वल टू एक्स एन हो गया। जैसे मान लो 20 जो मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका x1 कुछ भी मानना चाहो वो मान लो। ठीक है, तो ये a और b है, और ये 5 पार्टीशन आ गया आपका। तो अब देखो अब आपको क्या करना है। ठीक है, अब आप ये देखो, हमको यहाँ से पार्टीशन तो इसका हो गया। ठीक है, अब सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पर हमको C1 और C2 निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू क्या होगी, और इस इंटरवल में जो फंक्शन हमारे पास गिवन है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमको देखना पड़ेगा। तो वहीं से हमको C1 मिलेगा और C2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मान लो C1 के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो इफ़, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे इस इंटरवल में वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इंटरवल के लिए वैल्यू मुझे क्या लेनी चाहिए। तो अब आपको पता है कि अगर मैं x इज़ लेस देन 5 लूँ, मतलब ये सॉरी x को ग्रेटर देन लूँ 5 से, जैसे मान लो x -5 ग्रेटर देन 0 ले लूँ। ठीक है, तो अगर मैं x को 5 से ग्रेटर देन लूँगा, ठीक है, तो इस वाले इंटरवल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ।
अगर मैं x को 5 से छोटा ले लूँगा तो इस इंटरवल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो पहले केस में ये आपका केस नंबर 1 है, ठीक है, फर्स्ट केस है जिसमें हम x को ग्रेटर देन ले लिया 5 से, मतलब मैं इस इंटरवल की वैल्यू फाइंड कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास फंक्शन क्या दिया, फंक्शन दिया आपका मॉड ऑफ f माइनस एक्स अपॉन f माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको पता है ये सेम वही कंडीशन है मॉड एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स आपका ये ग्रेटर देन 0 तो उस केस में वैल्यू क्या आती है हमारी 1 आती है, तो इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो एक्स को मैं लेस देन 5 ले लूँ, मतलब कहने का एक्स माइनस 5 लेस देन 0 हो, तो इस केस में वैल्यू क्या रहेगी आपकी मॉड ऑफ एफ माइनस एक्स अपॉन एफ माइन एक्स सॉरी मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। ये तो आप समझ जाओगे कि 1 और -1 वैल्यू कैसे आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि मॉड एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू जो रहती है 1 आती है जब एक्स ग्रेटर देन हो 0 से, -1 आती है जब एक्स इज लेस देन हो 0 से, बस एक्स के ऊपर एक्स माइनस 5 है, ठीक है। तो एक्स माइनस 5 जब हम ग्रेटर देन लेंगे 0 से तो उसके इसमें 1 देगा वैल्यू, अगर लेस देन लेंगे एक्स माइनस 5 को हम लेस देन लेंगे 0 से तो उसके -1 देगा, तो सेम वही केस हो रहा है यहाँ पर। बस एक्स माइनस 5 जब हम ले रहे हैं तो वो इस वाले हमारे इंटरवल की बात कर रहा है, जब हम ये ले रहे हैं तो इस वाले इंटरवल की वैल्यू दे रहा है ये, तो इस केस में C2 होगा 1 और इस केस में C1 होगा -1, ठीक है। तो ये हमको C1 C2 मिल गया ये, ठीक। अब देखो अब सिंपली आप यहाँ समझो कि जो पार्टीशन आपके पास आया तो इसी को हम बोलेंगे, यहाँ लिख दो आप, देन द पार्टीशन इज, आपका जो पार्टीशन है उसको आप लिख सकते हो यहाँ पर, तो पार्टीशन इज -1, यहाँ से C1 की वैल्यू लिख दो -1, ये 5, C2 वैल्यू लिख दो यहाँ से 1, ये 20 हो जाएगा, ये 5, ठीक है। तो पार्टीशन हो गया, इसलिए अगर C1 और C2 इसकी वैल्यू फाइंड हो गई आपको, और ठीक है, और जब आपने इस इंटरवल को लिया तो ये C1 आ गया, इस इंटरवल में लिया तो ये C2 आ गया, तब आप बोलोगे कि देन ये जो फंक्शन है कि आपका स्टेप फंक्शन है, इसलिए f(x) इज ए स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना होता, बस पार्टीशन हमको करना होता है यहाँ पर और वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो इतना नहीं, बस डेफिनेशन इसकी काम आती है, ठीक है। डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है इसकी, और एक दो क्वेश्चन फिर मैं अभी मैं आपको नहीं डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर जिन चीज़ों हमको फोकस करना चाहिए उन पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं उन चीज़ों पर ही डिस्कस कर रहा हूँ पहले। तो मैं देखो क्वेश्चन वैसे करवाऊंगा, जब मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको एक दो क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक। तो आपको और क्लियर हो जाएगा, तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी जो मैंने आपको समझाई दी है। तो अब डिस्कस करते हैं आपका इंटीग्रल ऑफ एन स्टेप फंक्शन। तो इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन इसकी, तो इंटीग्रल ऑफ एन डिफरेंशियल फंक्शन इसकी क्या डेफिनेशन है, देखो स्टेप फंक्शन समझा दिया। अब हम अगर मान लो स्टेप फंक्शन का मुझको इंटीग्रल करना हो, ठीक है, अब समझो यही कहानी है यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, जो मैं दे रहा था डायग्राम का, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है इस टाइप का, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टेप फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, मान लो छोटे छोटे पार्टीशन में। जैसे मान लो उसको ऐसे मैंने छोटे छोटे पार्टीशन में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम देखो एक साथ तो इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक साथ एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक साथ एरिया ना निकाल के हम इसको छोटे छोटे पार्टीशन कर देते हैं इसका, ठीक है, जैसे इस टाइप से। तो मतलब इसके छोटे छोटे पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से। तब हम इस पार्ट का एरिया निकालते हैं, मान लो ये क्या बन गया, हमें इसको स्टेप फंक्शन की फॉर्म में चेंज करके, ठीक है, स्टेप फंक्शन का हम जब ओवरऑल, जैसे मान लो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, फिर इस वाले इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा मैं, जब इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा, 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 जब हम सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सबका जब हम सम करते हैं, ठीक है, तो जितने भी ओवरऑल स्टेप फंक्शन होंगे ना उन सबकी वैल्यू फाइंड करके, क्योंकि देखो अभी स्टेप फंक्शन से मैंने आपको C1 C2 निकालना, ये मैंने आपको अभी बताया। तो ये मतलब क्या सिंपली क्या है, ये पार्टीशन ही तो है ना। तो जब मान लो इसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, इस ये कितना एरिया, ये कितना एरिया, ये कितना एरिया, तो ओवरऑल एरिया को अगर मैं सम कर दूंगा तो मुझको पूरा ओवरऑल टोटल जो ये आपको दिख रहा होगा, जो ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, जो भी ये एरिया है, तो टोटल ये एरिया हमको पता चल जाएगा। तो बस यही है कि इंटीग्रल ऑफ एन स्टेप फंक्शन का मतलब है कि जितने भी टोटल आप स्टेप फंक्शन, ठीक है, जो भी ये टोटल पार्टीशन है आपका, इसका इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेप फंक्शन। और स्टेप फंक्शन का मतलब विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन करके इसका कैसे आप इंटीग्रल निकाल सकते हो, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है स्टेप पार्टीशन स्टेप फंक्शन से आपको पता है कि स्टेप फंक्शन पार्टीशन का यूज करके हम स्टेप फंक्शन फाइंड करते हैं, फिर स्टेप फंक्शन
से आपका इंटीग्रल निकलता है। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी कम्प्लीटली स्टेप फंक्शन होंगे सबको ओवरऑल सम कर देंगे तो उससे आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यही है कहने की बात कि पार्टीशन पर बात चलती है ये चीज़ें। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखो तब देखते हैं। तो लेट एफ एक्स बी ए स्टेप फंक्शन इन इंटरवल ए बी, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है ये, ए बी। ठीक, एंड मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो समझो कि स्टेप फंक्शन का इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सिंपली देखो लेट एफ एक्स बी स्टेप फंक्शन इंटरवल ए बी एंड पी इज द पार्टीशन बी ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी सच दैट। ठीक है, सिंपली उसकी डेफिनेशन लिख दी। और देखो सिंस एफ एक्स इज स्टेप फंक्शन, हमारा जो एफ एक्स है क्या, ये स्टेप फंक्शन है। ठीक है, स्टेप फंक्शन है तो उसकी डेफिनेशन से ये होगा कि एफ एक्स जो है वो सी के बराबर होगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, सी के होगी। और जहाँ पर जो एक्स है वो हमारा इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। अगर एफ एक्स स्टेप फंक्शन है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, सी के होगी। और जो आपका एक्स है वो बिलोंग करेगा के माइनस वन और के एक्स की माइनस वन से एक्स के में। ठीक है, देन वी डिफाइन, तब स्टेप फंक्शन का इंटीग्रल कैसे डिफाइन करेंगे ये समझो ये। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल हम डिफाइन करते हैं आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स। देखो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, जो आप समझ रहे हो ना, जो हम निकालते हैं उस टाइप से नहीं, हम स्टेप फंक्शन की हेल्प से कैसे निकालेंगे। देखो हम निकालेंगे x1 से x0, ध्यान समझना, x1 से x0 को माइनस करना है और इसका जो पार्टीशन की जो वैल्यू आएगी इस पार्टीशन में, ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू होगी इस इंटरवल में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, x1 में से x0 को माइनस करूँ और c1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर सम करूँ, फिर x2 में से x1 को माइनस करूँ, c2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर मैं जैसे मान लो इसका फिर x3 आएगा ना, तो फिर जैसे हम x3 में से x2 माइनस करें c3 को मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये x1 है तो c1, x2 है तो c2, याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, x3 है तो c3, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, जैसे मान लो x के माइनस x माइनस वन, ये मैंने इंटरवल ले लिया ये तो c के, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे डॉट 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 एक्स एन माइनस वन होगा इससे पहले टर्म, तो उसमें से इसको माइनस करोगे और सी एन का मल्टीप्लाई करोगे, तो ओवरऑल इन सब का सम कर दोगे जब, तो वो इसका इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपको। तो ये तरीका होता है, पैटर्न होता है आपका स्टेप फंक्शन की हेल्प से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो C1 C2 ये सब वैल्यू फाइंड करके हम वैल्यू पुट करेंगे और रखेंगे तो हम इसका इंटीग्रल हमको मिल जाएगा। तो इसका मैं एग्जांपल करवाऊंगा आपको, याद रख हो जाएगा। ठीक है, पर लेकिन इसका डेफिनेशन याद रखना कैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैसे निकालते हैं हम इंटीग्रल ऑफ ए स्टेप फंक्शन का। डिफाइन करने के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, डिफाइन पूछता है ना, डिफाइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एन स्टेप फंक्शन, तो सिंपली ये लिख देना पूरा यहाँ तक। और क्या लिख देना, देखो ये, क्योंकि अब देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक चीज़ बताना, अगर मैं इसको समीशन में लिख दूँ, क्योंकि समी तो हो रहा है ना, समीशन अगर मैं इसको लिख दूँ के कितने जा रहा है, देखो के स्टार्ट हो रहा है आपका सी के, ये तो वन से लेके इन तक, तो के इक्वल टू 1 to n, एंड जो इंटरवल में है वो क्या है, देखो एक्स के माइनस वन लिख दूँ, देखो के वन, x1 वन में से बन जाएगा 0। ठीक है, फिर जो ये टर्म निकालना, देखो 2 रखो तो x2 माइनस x2 x1 हो जाएगा, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा तो x2 माइनस x1, ये इंटरवल आ जाएगा, फिर x3 माइनस x2 भी आ जाएगा। और ये आपका चल रहा है C1 C2 C3, तो ये हो जाएगा C के। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ओवरऑल यही आएगा सॉल्व होने के बाद, तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो जो भी रिजल्ट हम याद यहाँ यूज करेंगे वो इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, इसको नहीं। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखेंगे चीज़ें, ठीक, थ्योरम में ये। तो एग्जांपल देता हूँ तब आपको एकदम मक्खन हो जाएगा। ये देखो, जैसे एवेलुएट करना, आपको वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे -1 2 3 mod x अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपल पहले लेट फंक्शन ले लो। फंक्शन क्या आपके पास, देखो mod x अपॉन एक्स है, देन आपको पता है सिंपली C1 C2 निकालना पड़ेगा मुझको, इसके लिए पहले तो पार्टीशन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो पार्टीशन से पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फंक्शन की। तो मुझे पता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और -1 होगी एक्स इज लेस देन 0 होगा, ये हमको पता है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, अब करते हैं इसका पार्टीशन। तो द पार्टीशन फंक्शन एच, तो इसका पार्टीशन करो, तो देखो -1 से 3 है ना, तो -1 से 3 किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा आपको पता है, 0 पर, तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो जब एक्स को ग्रेटर देन 0 ले लो, मतलब इस वाले इंटरवल में बात कर रहे हो, तो इस वाले इंटरवल में जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, और इस वाले इंटरवल में वैल्यू -1 आ रही है, तो C1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, C2 वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि आप जब एक्स को 0 से छुटा लोगे तो इसी इंटरवल में बात करोगे ना, तो इस इंटरवल में वैल्यू -1, इस इंटरवल में वैल्यू
1, तो C1 C2 निकला है, पार्टीशन टिक कर दिया हमने, यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखो इसका निकालते हैं इंटीग्रल, देखो ध्यान से, -1 से 3 mod x/x dx, रखो वैल्यू। तो देखो x1 - x0, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, देखो x0 x1 और x2, ठीक है। देखो ध्यान से, x1 में से x माइनस करो, 0 में से -1 माइनस करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है C1 से, C1 कितना है -1 प्लस, फिर क्या करोगे x2 - x1, 3 में से 0 माइनस करोगे 3 आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करना है C2 का, C2 कितना 1, सॉल्व होने के बाद देखो कितना है -1 और +3 कितना आएगा 2। और वैसे इंटीग्रेशन करके देख लेना, पता चल जाएगा कि वैसे भी इसका इंटीग्रेशन 2 ही आएगा, आपको पता है, सॉल्व करोगे तब आप। और देख लो हमने इसकी हेल्प से निकाला बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए स्टेप फंक्शन, इससे भी देख लो 2 आ गया। तो इस पे देखो बहुत सारे वैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपका स्टेप फंक्शन ये जो है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप फंक्शन, तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका स्टेप फंक्शन से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन अगर पूछा तो इंटीग्रल ऑफ एन स्टेप फंक्शन से पूछता है वो क्वेश्चन, ठीक है, पूछेगा तो एक दो क्वेश्चन में अब नहीं करवाऊंगा, हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम करेंगे, ठीक है। कम से कम 3 थ्योरम तो मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, 3 से 4 हो जाए तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम अब आपको करना है, क्योंकि मुझको 5 से 6 लेक्चर में इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में फिर इसमें क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। जब हम थ्योरम कर लेंगे तो फिर टाइम आपका मार्च में मैं फिर क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि मुझको यूनिट 4 में भी क्वेश्चन करवाना है अभी, और यूनिट 3 में भी, ठीक है। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बस आप अपने फ्रेंड, दोस्तों, मित्रों सबके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।